यस सर। ठीक, बेसिकली ये है कैविटी, टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन का। टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन cavity klystron has the following parameters। क्या क्या है? V नॉट दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज जो आपको अप्लाई करना है वो 100 वोल्ट आप अप्लाई, मतलब 1000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिए कितना वोल्टेज और एम्पलीफायर करंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आई नॉट जो है वो 25 मिली एम्पियर है, स्मॉल सिग्नल। आर नॉट जो है, जो कि डीसी जो सर्किट है उसमें जो लग रहा है आर नॉट, जहां से वी नॉट अप्लाई कर रहे हो आप, वी नॉट आर नॉट एक साथ लगेगा। आर नॉट जो है वो 40 किलो ओम है। फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का आप सिग्नल एम्पलीफाई करना चाह रहे हो वो 3 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, गैप स्पेसिंग इन आइदर कैविटी। ठीक है, गैप स्पेसिंग इन आइदर कैविटी का मतलब ये हुआ कि दोनों कैविटी में एक ही गैप स्पेसिंग है, जिसकी डी की वैल्यू 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, स्पेसिंग में स्पेसिंग बिटवीन द कैविटीज, बिटवीन द कैविटीज जो है दैट इज द एल, वो है आपका, दोनों पंचर कैविटी और कैचर कैविटी के जो बीच का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। इफेक्टिव शंट रेजिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको शंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव शंट रेजिस्टेंस निकालने का। तो इफेक्टिव शंट इम्पिडेंस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बीम लोडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये एक्सक्लूडिंग बीम लोडिंग है, एक्सक्लूडिंग बीम लोडिंग, ये दिया हुआ RSH इज इक्वल टू 30 किलो ओम। फाइंड, पहला पोर्शन जो है इनपुट गैप वोल्टेज, इनपुट गैप वोल्टेज टू गिवन मैक्सिमम वोल्टेज एट V2। सेकेंड पार्ट जो है वोल्टेज गेन नेग्लेक्टिंग द बीम लोडिंग इन द आउटपुट कैविटी, ये नहीं मैं लिख रहा हूँ। थर्ड जो है इफेक्टिव इफिशिएंसी ऑफ द एम्पलीफायर नेग्लेक्टिंग बीम लोडिंग। फिर फोर्थ जो है कैलकुलेट बीम लोडिंग कंडक्टेंस, बीम लोडिंग कंडक्टेंस and show that neglecting it was justifying in preceding calculation। मैं नहीं लिख रहा हूँ, show that the neglecting it was justified। हमने क्या वोल्टेज गेन और इफिशिएंसी में बीम लोडिंग कंडक्टेंस और या इम्पीडेंस को हमने नेग्लेक्ट किया है, तो जस्टिफाइड इन प्रीसीडिंग कैलकुलेशन, प्रीसीडिंग कैलकुलेशन। क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है, तो गिवन वोल्टेज मतलब या फिर मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। ठीक है, इनपुट गैप वोल्टेज टू बी गिवन, आप कितना वोल्टेज दे रहे हो, वो जो वाला जो पार्ट है, तो आप मैक्सिमम वोल्टेज निकालते थे, VM वाला पार्ट, इनपुट गैप वोल्टेज जो आप कितना दे रहे हो टू बी गिवन। ठीक है, और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिल रहा है वो V2 मिल रहा है। तो आपको क्लियर है कि जो आउटपुट वोल्टेज, वैसे भी पहले भी मैंने जब डेरिवेशन किया था तो V2 लिखा था, और आपको उल्टा निकालना है। मतलब आप पहले क्या करते थे, इनपुट वोल्टेज VM देते थे और आप आउटपुट वोल्टेज निकालते थे, लेकिन यहाँ पे मतलब V2 दिया हुआ है और आपको इनपुट निकालना है। ठीक है, तो VM जो है क्वेश्चन मार्क है, जो कि स्मॉल सिग्नल जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू VM क्वेश्चन मार्क है। पंचिंग पैरामीटर आप जानते हैं कि जो कि बीटा इनपुट, बीटा ऑफ द इनपुट
ठीक है, या फिर इसको बीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी इनपुट लिख देता हूँ, मैक्सिमम वोल्टेज Vm डिवाइड बाई 2V0 इंटू थीटा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से जो Vm की वैल्यू आ गई 2V0 x डिवाइड बाई बीटा इंटू थीटा नॉट। आप जानते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल रहा है। मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट तभी मिलेगा जब आप बंचिंग पैरामीटर की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, एक्स की वैल्यू जो कंसीडर करोगे 1.841 कंसीडर करोगे, तभी मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, इस पर चर्चा कर ली गई। बीटा ई का देखते हैं, बीटा ई जो है साइन थीटा जी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई थीटा जी डिवाइड बाई 2। और जो थीटा जी होता है दैट इज द एंगल, दैट इज द गैप ट्रांजिट एंगल। और गैप ट्रांजिट एंगल डिपेंड करता है ओमेगा इंटू टाउ पे। ठीक है, दैट इज द ओमेगा, और टाउ टाइम है, तो टाइम दैट इज द डिस्टेंस जो कि गैप कैचर बंचर कैविटी के गैप का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो गैप का डिस्टेंस, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस डी है, डिवाइड बाई दी किस वेलोसिटी से जा रहा है, दैट मींस वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और वी नॉट की जो वैल्यू होती है, हम लोगों ने देखा था कि हाफ एम बी स्क्वायर, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी नॉट, डीसी वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से जो वी नॉट आया था वो 2 QV नॉट डिवाइड बाई एम का स्क्वायर रूट आया था। अगर आप चार्ज दैट इज दी 1.6, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इन 10⁻⁻19, और जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है वो लगभग 9.1 इन 10⁻31 kg ऐसा कुछ होता है। तो जब आप इसको पुट करोगे तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगा जो कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ये सारे फैक्टर्स को स्क्वायर रूट करके कैलकुलेटर में करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.593 इंटू 10⁻6 आएगी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द डीसी वोल्टेज। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग को लगभग याद होना चाहिए कि ये लगभग 0.6 के आसपास है, और यहाँ पे पावर 6 है, और इसके जो यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया। अब आप अप्लाई कीजिए, आपके पास सारा वैल्यू है, तो थीटा जी वहां से आ जाएगा। तो थीटा जी यहाँ से आ गया, थीटा जी की वैल्यू है ओमेगा डी डिवाइड बाई वी नॉट। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 2 पाई इंटू एफ, गीगाहर्ट्ज में दिया 3 इंटू 10⁻9, तो ये हर्ट्ज में हो गया। फिर इंटू डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू दी हुई है गैप जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज दी डी इज इक्वल टू 1 mm दिया क्वेश्चन में। तो मीटर में लिखोगे तो 1 × 10⁻³ आ गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो ये हर्ट्ज हो गया या फिर पर सेकेंड हो गया। और उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो हमारा निकलेगा इस फॉर्मूले से, डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो लगभग 1000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो आप 1000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, 1000 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट अंडर रूट क्या हो जाएगा 1000 वोल्ट, ये 1000 वोल्ट आ गया। तो ये जो फाइनल, अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये 1.88 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी आप देखिए लगभग बहुत हाई वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। और आप ये सी के इक्वल तो नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर 3 इंटू 10⁸ निकल जाता तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ही हो जाता है, लेकिन उतना तो हो नहीं सकता। लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए इस केस में 1.88 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जो आप 1000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वी नॉट को रख देते हैं, तो वी नॉट 1.8 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो थीटा जी ऑलमोस्ट, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 1 रेडियन आएगा। ठीक है, रेडियन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है पाई है। ठीक है, तो रेडियन के टर्म्स में आएगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। यस सर। फिर आप कैलकुलेटर में रेडियन मोड करोगे, आपको डिग्री मोड नहीं करना है। ठीक है, और जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसी भी थीटा का तो वो डिग्री में नहीं आता, हमेशा रेडियन में ही आता है। ठीक है, और पाई भी रेडियन में ही होता है, पाई रेडियन बोलते हैं। 180, यहाँ पे 180 डिग्री तो बोल नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर इसी पाई को 180 डिग्री लिख देता तो डिग्री में आ जाता। खैर, यहाँ पे पाई है इस वजह से यहाँ पे रेडियन में। अब उसके बाद बात करते हैं बीटा की वैल्यू। तो बीटा आ गया साइन थीटा जी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई थीटा जी डिवाइड बाई 2।
तो जब भी कैलकुलेटर में आप 1/2 लिखोगे या 1/2 करोगे तो यहाँ पे रेडियन मोड में करोगे, तो रेडियन मोड में करोगे तो ये साइन थीटा जी डिवाइड बाई थीटा जी डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी, ये याद रखना। अगर 1 से ज्यादा आ रही मतलब आप गलत निकाल रहे हो। तो ये आ गया। वैसे भी साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से कम ही रहती है, लेकिन अब नीचे में थीटा जी डिवाइड बाई 2 है तो लगभग इसकी वैल्यू जो है 1 से कम ही आएगी बीटा की वैल्यू। बीटा की मैक्सिमम वैल्यू पे हम लोगों ने लिमिट लगा दिया था, तो लिमिट लगाया था तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 से कम ही रहेगी। यहाँ से जो बीटा आ गया, क्योंकि आइडेंटिकल कैविटी है, ठीक है, तो बीटा इनपुट या बीटा आउटपुट दोनों ही केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.952। तो ये आ गया आपका बीम कपलिंग कोफिशिएंट, कितना बीम कपल हो रहा है, दैट इज द बीम कपलिंग कोफिशिएंट, बीटा की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो कुछ भी नहीं था, ये डिस्टेंस डी था, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नॉट थी, ओमेगा इंटू टाउ थीटा होता है, दैट इज थीटा जी, ओमेगा ये डिस्टेंस एल है, टाइम डिवाइड बाय दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फॉर्मूला बता दिया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लगभग 0.593, याद करने के लिए 0.6 के आसपास है, इंटू 10⁶ रूट स्क्वायर रूट ऑफ दी जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो डीसी वोल्टेज वो होगा। तो यहाँ से थीटा जी आ गया, थीटा जी से बीटा आ जाएगा, और बीटा को बंचिंग पैरामीटर में हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। फिर अब बात करते हैं थीटा नॉट, ये तो हो गया बीटा, ठीक है। अब बीटा निकल चुका है, तो बीटा निकालने के लिए थीटा जी की जरूरत पड़ती है। अब आपका जो है, जो हम लोग को फॉर्मूला, जो बंचिंग पैरामीटर का जो फॉर्मूला था उसको ये करके अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके ये निकाले। अब इसमें बीटा तो निकल गया है, बीटा इनपुट। अब जो है वी नॉट भी आपको पता है कितना डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, पंचिंग पैरामीटर आपको पता है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज आपको और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज तभी मिलेगा जब एक्स की वैल्यू 1.84 हो। तो यहाँ तक क्लियर है। अब थीटा नॉट बचा हुआ है, थीटा नॉट देख लेते हैं। तो थीटा नॉट आप जानते हैं, जो कि थीटा नॉट हम लोग कब निकालते हैं, जब बिटवीन दी कैविटीज की बात करता हूँ। बिटवीन दी कैविटीज की जब बात करूंगा तो थीटा नॉट निकालूंगा, और इन दी कैविटीज की बात करूंगा थीटा जी निकालूंगा, ये थीटा जी। लेकिन बिटवीन दी कैविटीज की बात करूंगा तो थीटा नॉट निकालूंगा, ठीक है। थीटा नॉट जो है टाइम टेबल जो लग रहा है, पंचर टू कैचर कैविटी नथिंग बट ओमेगा इंटू टी नॉट, ये इतना टाइम लग रहा था, ठीक है। ओमेगा इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दी कैविटीज इज एल, तो एल आ गया, डिवाइड बाय दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस वी नॉट। तो यहाँ से थीटा नॉट आ गया, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3 इंटू 10⁻⁹ गीगाहर्ट्ज। एल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻² होता है। इसमें सबको पता होना चाहिए, ये तो क्लियर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। यस सर। है ना। इसमें अब इसको क्या समझाऊं मैं, लास्ट ईयर में मैं इसको क्या समझाऊं बताओ, ठीक है। तो ये तुम लोग समझ लेना, मीटर में सीधी सी बात है, मीटर में इसकी वैल्यू कम आएगी क्योंकि 4 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है अगर मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो 4 से कम ही आएगी, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा होता है, तो ये कम आएगी। और सेंटीमीटर और मीटर के बीच रिलेशन क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये कम आएगी तुम्हें 10⁻²। और एक वैल्यू दी हुई थी 1 m, जो कि डिस्टेंस गैप, गैप का जो डिस्टेंस है, तो सीधी सी बात है गैप तो इस मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मिलीमीटर हो जो होता है 1000 मीटर के, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। यहाँ से अगर मीटर में लिखोगे तो सीधी सी बात है कम में आएगा, तो यहाँ से 10⁻³ ये लिख दिया, इसको क्या बताऊं, ये हो गया। अब हाँ, अब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हम लोग निकाला है 1.8 तो यहाँ से जो थीटा नॉट निकालोगे तो वो क्या आएगा 40 रेडियन आएगा। तो 40 रेडियन जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा थीटा की वैल्यू को रेडियन में ही पुट करते हो, डिग्री में कभी पुट नहीं किया जाता। तो 40 रेडियन आ चुका है, तो हमको डायरेक्टली पुट करना और कुछ नहीं। तो यहाँ से जो Vm आ गया
दैट मीन्स 2 इंटू वी नॉट, जो वेलोसिटी ऑफ जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इंटू द पंचिंग पैरामीटर 1.841 डिवाइड बाई दी क्या है आपका जो बीटा ई। तो बीटा ई कितना आया था 0.952, थीटा नॉट आया हमारा 40 रेडियन। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वोल्टेज आपको अप्लाई करना है फॉर द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज के लिए मैक्सिमम इनपुट जो पॉसिबल होना चाहिए वो 96.5 वोल्ट होना चाहिए। 96.5 वोल्ट दोगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक। सेकेंड पार्ट है वोल्टेज गेन बोलता है, तो वोल्टेज गेन निकालने का दो तरीका है। वोल्टेज गेन इज नथिंग बट द ट्रांस कंडक्टेंस इनटू द रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा जो वोल्टेज गेन है जो कि आउटपुट वोल्टेज V2 डिवाइड बाय दी VM, या फिर इसको V1 भी कह लेते हैं, वो आउटपुट डिवाइड बाय VM। तो आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट I2 इंड्यूस्ड जो आउटपुट मिल रहा है आपको इनटू द शंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दी VM। और इसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, I2 डिवाइड बाय VM को GM लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज। तो इससे जो हम लोग वोल्टेज गेन का जो डेरिवेशन किए थे वो इस तरीके से, जो वोल्टेज का डेरिवेशन आया था उसे बीटा नॉट का स्क्वायर इंटू दी थीटा नॉट इंटू जी नॉट G1 ऑफ x डिवाइड बाई x इंटू RSH आया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। बीटा नॉट का स्क्वायर दोनों आइडेंटिकल है, 0.5952 का स्क्वायर। थीटा नॉट आपका निकाल चुके हैं 40। जी नॉट जो है आप कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो, तो आर नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई, तो जितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो दैट इज दी 40 किलो, तो उसका उल्टा हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ 1 जी नॉट को 1 बाई आर नॉट लिख दिया। जी नॉट इज नथिंग बट 1 बाई आर नॉट। आर नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ। G1 ऑफ x, तो आप लोग जानते हैं कि हमको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, वोल्टेज गेन भी मैक्सिमम मिलेगा। तो उसी समय में जब मैक्सिमम आउटपुट होगा मतलब V2 मैक्सिमम रहेगा तभी तो आपका AB भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो G1 ऑफ x, ठीक है, तो एट द वैल्यू ऑफ 1.841 G1 ऑफ x की वैल्यू कितनी आई थी, 0.58 आई थी, हमने देख लिया था। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 1.841। ये हो गया। RSH की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई, दैट मीन्स 30 किलो, दैट मीन्स 30 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से जो वोल्टेज गेन आ गया आपका डायरेक्टली 0.8595। तो जितना भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे उसका 8.5 गुना आपको आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में भी कुछ नहीं है, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू I2 इंड्यूस्ड into the shunt resistance डिवाइड बाय दी वोल्टेज इनपुट, ये V1 या फिर VM जो लिखना लिखना। तो यहाँ से I2 इंड्यूस्ड आप जानते हैं, I2 इंड्यूस्ड क्या होता है, बीटा गैप पे डिपेंड करता है कितना आप करंट अप्लाई कर रहे हो। I2 बीटा नॉट, बीटा आउटपुट I2 की वैल्यू हम लोगों ने देखा था फोरियर सीरीज से 2I0 इंटू J1 ऑफ x है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो I2 इंड्यूस मिल जाएगा, I2 इंड्यूस मिल जाएगा। और आपको RSH की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, VM की वैल्यू हम लोगों ने अभी पार्ट 1 में निकाला है, दैट इज 96.5 वोल्ट। तो ये सब अप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। ये जब अप्लाई करोगे तो 831 आएगा डिवाइड बाय 96.5 आएगा, तो ये भी 8.59 के आस ऑलमोस्ट आता है। फिर बात करते हैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी इज नथिंग बट पावर आउटपुट, दैट मींस पावर AC आउटपुट मिल रहा है और आप DC आउटपुट AC पावर अप्लाई कर रहे हो इनटू दी 100%, अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में चाहिए तो। और PAC हम लोग जानते हैं, PAC किस पे डिपेंड करता है, दैट इज दी I2 इंड्यूस्ड द करंट आउटपुट जो मिल रहा है, और जो आपका वोल्टेज है दोनों का स्क्वायर रूट, RMS वैल्यू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई ये। तो हम लोग कितना निकाले थे, याद होगा, ये I2 इंड्यूस्ड की वैल्यू रख देते हैं। I2 इंड्यूस्ड कितना है, दैट मींस बीटा आउटपुट इंटू I2 कितना आया था, 2 इंटू I0 इंटू J1 ऑफ x इंटू V2 डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसिल आ गया, ये डेरिवेशन में ही लिख दिया मैं दोबारा।
तो आई नॉट बीटा नॉट इंटू आई नॉट इंटू J1 ऑफ x इंटू V2, तो ये हो गया। तो ये अप्लाई कर लेना, सारे वैल्यूज आपको पता है। V2 की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट निकाला 831 वोल्ट, J1 ऑफ x की वैल्यू 0.58, आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, बीटा की वैल्यू 0.965। तो ये V नॉट आई नॉट से डिवाइड करोगे तो इफिशियंसी मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे बीटा नॉट आई नॉट J1 ऑफ x इंटू V2 डिवाइड बाई V नॉट इंटू आई नॉट, तो V नॉट कैंसिल हो गया। बाकी सब वैल्यू आपको पता है, बीटा नॉट की वैल्यू 0.96 आई थी, J1 ऑफ x की वैल्यू 0.58 और V2 की वैल्यू 831 वोल्ट आया। अभी हम लोगों ने जब सेकेंड मेथड से जो करंट सेकेंड मेथड से जो ये निकाला था आपका एवी निकाला था, तो इसमें आपकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसको जब आरएसएस से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो वोल्टेज है वो V2 जो है आरएसएस इंटू आई इंड्यूस्ड करोगे तो V2 मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 831 वोल्ट आई। तो यहाँ से 831 मल्टीप्लाई किया, V नॉट की वैल्यू 1000 वोल्ट। जब इसको निकालोगे तो इफिशियंसी आएगी 46.2%। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। चौथा पार्ट है, बोलता है कि लोड बीम कंडक्टेंस निकालो। तो लोड बीम कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद कर लेना, इसका कोई तरीका नहीं है। तो लोड बीम कंडक्टेंस एक तो इनपुट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, कितना गैप है उसका स्क्वायर के, विंग लोडिंग कोफिशिएंट इनटू बीटा नॉट इनटू दी cos थीटा जी डिवाइड बाई 2। कितना बीम जाएगा वो सीधी सी बात है, वो एंगल पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। तो ये होगी, ठीक। 1/2 इंटू जी नॉट को 1/r नॉट कर सकता हूँ, तो 14 टू टेन दी पावर -3, बीटा नॉट का स्क्वायर 0.952 स्क्वायर माइनस 0.952 और cos थीटा जी की वैल्यू 1 आई तो 1/2, तो ये होगा। तो यहाँ से आपका ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जीबी की वैल्यू आ गई आपकी 8.8 × 10⁻⁷ मोह, ठीक है, ओम इनवर्स। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, सीधी सी बात है, 1/दी कंडक्टेंस, तो ये आ जाएगा 1.14 × 10⁻⁶। तो सीधी सी बात है, अगर आप इतने वोल्टेज को लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में करोगे, मतलब ये एक तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस RSH इज नथिंग बट RSHO पैरेलल विद दी लोड रेजिस्टेंस पैरेलल विद दी RL। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 100 और 1 का इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप जानते हैं 100 और 1 का इक्विवेलेंट 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 दैट इज 101। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 100 डिवाइड बाई 101, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 100 इज नथिंग बट 1। तो जो वैल्यू जब भी आप पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो जो वैल्यू कम रहती है उसके इक्विवेलेंट ही आता है, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आता है। तो ये वैल्यू लगभग 0.99 के आसपास आएगी। तो जो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम होती है, आपने एनालॉग में इसको नेग्लेक्ट किया होगा और इसमें नेटवर्क में भी देखा होगा, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई, 1.1 इंटू 10⁻⁶, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू, और लोड उतना ज्यादा होगा नहीं। तो सीधी सी बात है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं? तो यस इट इज जस्टिफाइड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ से जो आएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल विद दी आर, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस। ऐसा न्यूमेरिकल आएगा बहुत, कुछ खास न्यूमेरिकल में कुछ रहेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको ये बंचिंग पैरामीटर कुछ कुछ फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, तभी वो बन पाएगा, और याद करना भी कुछ कठिन नहीं, क्योंकि एक बार दो दो लाइन का डेरिवेशन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।
नो सर। ठीक, तो मल्टी कैविटी क्लाइस्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ। तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन मल्टी कैविटी में हाई एम्प्लीफिकेशन के लिए आप कई सारे कैविटीज अप्लाई कर देते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग एम्पलीफायर में करते हैं। तो बार अब क्या करें, न्यूमेरिकल तो बना लोगे ना तुम लोग? यस सर। न्यूमेरिकल बना लोगे। अब हम लोग ना थोड़ा सा रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन जो ऑक्सीलेटर है हमारा, अभी तक तो हम एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, हम अपने थोड़ा ऑक्सीलेटर पे भी ध्यान दे देते हैं। तो माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर, एक पहला ऑक्सीलेटर आप लोग पढ़ लेते हैं। तो दैट इज द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से नया टॉपिक, दैट इज द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑसिलेटर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सुन लीजिए जो बोल रहा हूँ मैं। ये क्या है, आपका एक सिंगल कैविटी फीडबैक स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते हैं ऑसिलेटर में फीडबैक होना जरूरी है, ठीक है। बार्कशन क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो बार्कशन क्राइटेरिया जो बोलता है एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर जो हो रहा है ए, और जो बीटा नेटवर्क है, जो कि एक नेटवर्क एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, ए इंटू बीटा की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ज्यादा नहीं। या इसको 1 करोगे तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ऑक्सीलेशन के लिए, लेकिन इसको स्लाइटली ग्रेटर देन 1 कर दोगे, जैसे 1.1 या फिर 1.21, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 कर दोगे तो ये ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो आप जानते हैं ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत होती है, ए इंटू दी पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये बीटा लगा दिया, ठीक है। तो ए फॉर एम्पलीफिकेशन से होता था, और जो बीटा था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब आइदर कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, या फिर इंडक्टर, या फिर उनके कॉम्बिनेशन। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वही जो ऑक्सीलेटर का यूज, कहीं ना कहीं फीडबैक नेटवर्क होना चाहिए, फीडबैक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए। तो ये एक सिंगल कैविटी है, तो ये जो है आपका सिंगल कैविटी का यूज करके हम लोग फीडबैक स्ट्रक्चर, सिंगल कैविटी फीडबैक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट, हम लोग क्या करते थे, मॉड्यूलेटेड आउटपुट को किससे ले लेते थे, मॉड्यूलेटेड करंट आउटपुट जो था हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होती थी तो उसको मैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन भी करता था। और करंट भी मेरा कहीं बीम ज्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा, तो उसको करंट मॉड्यूलेशन भी करता था। तो जो भी मॉड्यूलेटेड आउटपुट है वो क्या होता है, वो कैचर कैविटी के माध्यम से ले लिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं ले जाएगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे, अपन ऑक्सीलेटर बना रहे हैं, ठीक, एम्पलीफिकेशन तो कर नहीं रहे हैं। तो जो भी मॉड्यूलेटेड आउटपुट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिपेलर से रिफ्लेक्ट करवाते हैं और उसको फिर उसको सेम कैविटी में दे देते हैं। तो मॉड्यूलेटेड आउटपुट मॉड्यूलेशन होता है, फिर उस मॉड्यूलेशन आउटपुट को एक रिपेलर से रिफ्लेक्ट कराया जाता है और फिर उसको आउटपुट ले लिया जाता है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सिंगल कैविटी क्लाइस्ट्रॉन है, सिंगल कैविटी क्लाइस्ट्रॉन ही बोलूंगा, सिंगल कैविटी स्ट्रक्चर है। ये हो गया, तो थोड़ा सा ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, एक कैथोड अप्लाई कर रहे हो। आप जानते हो कि कैथोड इज निगेटिव टर्मिनल, और निगेटिव टर्मिनल से हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन गन के भांति
ठीक है, और यहाँ पे बंचिंग का फॉर्मेशन होगा आफ्टर सम टाइम। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जो है एक रिपेलर से टकराएंगे और फिर से बैक होंगे। बैक होने का मतलब क्या होगा, बैक तभी हो सकता है जब ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये जो कैथोड है ये निगेटिव टर्मिनल, यही निगेटिव टर्मिनल जो यहाँ अप्लाई किया जा रहा है वही निगेटिव टर्मिनल आपका वहां भी अप्लाई किया जाएगा। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर रहे हो विद द वोल्टेज V0 अप्लाई कर रहे हो, दैट इज डीसी वोल्टेज, और ये जो निगेटिव टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड एक रेफरेंस वोल्टेज होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू कैथोड बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई किया जाएगा, जिसको मैं VR वोल्टेज बोल रहा हूँ। कहाँ पे, रिपेलर में। ये रिपेलर प्लेट्स हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये नेगेटिव है तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होंगे। तो एक समय मतलब आधा या आधा से कुछ ज्यादा डिस्टेंस, आधा या फिर आधा से कुछ ज्यादा डिस्टेंस के बाद रिपेल हो जाएगा। वो इतना हाई वोल्टेज है तो रिपेल हो जाएगा। तो ये एक रिपेल। तो मॉड्यूलेटेड आउटपुट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड फीडिंग द सेम कैविटी, और उसी को फिर से फीड दिया जाता है, उसी को फिर से इनपुट दिया जाता है द सेम कैविटी। ठीक है, अब आप अप्लाई कर रहे हो डेट इज दी, हाँ, स्मॉल सिग्नल स्मॉल साइन ओमेगा टी, और आपको आउटपुट जो मिल रहा है कोएक्सियल केबल के माध्यम से हाई पावर आउटपुट या फिर ऑक्सीलेटर आउटपुट। ठीक है, जिस भी फ्रीक्वेंसी का आप माइक्रोवेव जिस भी फ्रीक्वेंसी का आप सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं वो ऑक्सीलेटर है। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना चाहते हो वो इससे होगा। ठीक है, तो कैसे आप देखोगे कैसे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वोल्टेज के साथ। एक VR वोल्टेज और V0 वोल्टेज को हम लोग चेंज करके कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, माइक्रो फ्रीक्वेंसी, ये आप इसमें देखोगे। तो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। यस सर। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैविटी से जो आपका एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है, और ये एम्पलीफाइड आउटपुट फिर से रिफ्लेक्ट होकर फिर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जैसे आप इसको ऐसा समझो, इस सिचुएशन को ऐसा समझो कि एक तो मैं पीछे से धक्का दे रहा था। ठीक है, बच्चे जा रहे थे, जैसे मान लो क्लासरूम में आप जाते जा रहे हो, मैं पीछे से धक्का दे रहा हूँ, तो एक दूसरे से पीछे से टकराओगे। ठीक है, पीछे से टकरा के एक बंच होगा, मतलब आप आपका क्या हो, बंचिंग हो गया। ठीक है, एक साथ हो गया। लेकिन आप मान लो सामने में कोई व्यक्ति है, मतलब एक गेट के इस एंड में एक व्यक्ति है जो आपको ढकेल रहा है, और गेट के उस एंड में एक व्यक्ति है जो आपको ढकेल रहा है। मैं पीछे से ढकेल रहा हूँ तो वो आगे से ढकेल रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है आपको, पीछे से ही हो रहा है और आगे से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक हाई एम्पलीफाइड पावर आउटपुट आपको मिलेगा। और जो सामने से जो जा रहा है डेट इज दी, इट इज ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन गन और कैविटी, जो अभी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, जो कि ये ये इंट्रैक्शन वोल्टेज, ये इंट्रैक्शन वोल्टेज है। इंट्रैक्शन वोल्टेज प्लस डीसी वोल्टेज, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। तो ये हो गया, तो दोनों हो गए। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने क्लाइस्ट्रॉन में देख लिया था। लेकिन जो रिपेलर वोल्टेज, रिपेलर जो प्लेट्स हैं वो आगे से भी इलेक्ट्रॉनों को ढकेल रहे हैं कि तुम भी जाओ पीछे। तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से और बंचिंग का फॉर्मेशन होगा और एक हाई पावर आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो हम कुछ कैविटी की डिजाइन कुछ इस तरीके से करेंगे, जो थिकेस्ट बंच है शुड रीच द कैविटी वॉल्स। ठीक है, जो थिकेस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या थिकेस्ट जो बंच होगा, सब जिस बंच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, थिक, मोटा, तो उसको हम लोग कैविटी वॉल्स ये वाले इलाके में लेके जाएंगे।
किसी भी तरीके से। हमारी डिजाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस है रिपेलर और कैविटीज के बीच में, एक डिस्टेंस भी होगा, बिटवीन दी गैप का डिस्टेंस होगा, कैथोड वोल्टेज होगा, और आपका ये चीज छूट गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एक प्लेट्स लगाते हैं, एनोड प्लेट्स, ताकि स्कैटर ना हो जाए, या फिर स्कैटर हो भी गए तो पॉजिटिव टर्मिनल से कलेक्ट कर लिया जाए। तो ये होगा। तो थिकेस्ट बंच जो है टाइम में मिलना चाहिए इन द कैविटीज वॉल्स। ठीक है, तो मैक्सिमम बंचिंग होगी तो सीधी सी बात है मैक्सिमम करंट ही मिलेगा एट दैट टाइम। और जो करंट है हमको इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज होना चाहिए, इन फेज, जो जैसा कि हम लोगों ने क्लाइस्ट्रॉन में देखा कि जो भी आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई, जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उसी फ्रीक्वेंसी का आपका बंचिंग फॉर्मेशन हो रहा था, और उसी सेम फ्रीक्वेंसी का बंचिंग है तो सेम फ्रीक्वेंसी का आउटपुट ही मिल रहा है। उसी तरीके से सेम फ्रीक्वेंसी का करंट भी आपको आउटपुट मिलना चाहिए, तो इस तरीके से हमको डिजाइन करना है। तो ये सब पॉसिबल होगा जब आपको एक साइकिल और लगेंगे। आपको याद होगा, एक चीज, जो मैं पहला पंचिंग का फॉर्मेशन देख रहा था, तो ये हो गया मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज, ये हो गया मेरा स्लो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको मैं अर्ली बोलता था, और ये मेरे लेट इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, जो लेट से उठा वो जल्दी भागेगा। तो लेकिन इसके बाद क्या होता था, एक बंचिंग का फॉर्मेशन होता था आफ्टर दी, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो पहला जो बंचिंग का ऑपरेशन होता था वो 3/4 साइकिल में होता था। दैट मीन्स यहाँ पे बंचिंग का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा ये छोटा कर रही, ठीक है। तो अगर मैं रेफरेंस के में देखूं तो यहाँ पे आपका बंचिंग का फॉर्मेशन होता है दी क्लाइस्ट्रॉन, और उसके बाद फिर से 1/1 साइकिल में बंचिंग का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बंचिंग का फॉर्मेशन अब कब होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है रिपेलर वोल्टेज के द्वारा, तो बंचिंग का फॉर्मेशन इन दी रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन एक साइकिल और लगता है, एक साइकिल उसको ट्रेवल करने में लगता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होकर के आएगा, और रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा, तब उसको मैक्सिमम करंट या फिर मैक्सिमम थिकेस्ट बंच मिलेगा, तो एक साइकिल और मिलता है। तो इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन आपको एक साइकिल और मिल लगेगा, तो टोटल साइकिल that can be possible reaches after the beam reaches after the reflection। ठीक है, तो ये जो है रेफरेंस, दैट इज, ये वाला पॉइंट था आपका अनमॉड्यूलेटेड था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी आफ्टर द रिफ्लेक्शन और एंड आफ्टर द बंचिंग। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट आया है उसमें एक साइकिल एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, 1 and 3/4 साइकिल। यस सर। तो पहले क्या था, पहले वाले केस में 3/4 साइकिल में ही आपको पंचिंग हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रिपेलर भी लगा है तो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, उसका भी यूज करना है हमको, क्योंकि हमको थिकेस्ट बंच चाहिए। ठीक है, ऑक्सीलेटर आउटपुट चाहिए, सीधी सी बात है। तो आप क्या कर रहे हो, एक साइकिल और यूज कर रहे हो, चलो ठीक है, एक साइकिल के बाद हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और उस बंच को यूज करेंगे फॉर द एम्पलीफिकेशन। तो ये हो गया। तो अब हर एक साइकिल में बंचिंग का फॉर्मेशन होता है, तो डेट मीन्स अब जो है फिर से एक साइकिल के बाद रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से बंचिंग का फॉर्मेशन होगा। तो पहला 3/4 हो गया, सेकंड 2 से 3/4, और 3 से 3/4। तो इस तरीके से इसका भी जो करंट आउटपुट है वो आपका पीरियोडिक इन नेचर है। तो ये हो गया, तो इसमें 3/4 वाला फंडा नहीं। ठीक है, डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन ट्रांजिट टाइम की बात कर लेते हैं। ट्रांजिट टाइम, इलेक्ट्रॉन निकला फिर बंच का फॉर्मेशन हुआ, तो वो जो टाइम है उसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजिट टाइम। डिजाइन थोड़ा ठीक हो गया है, डिजाइन ऑफ ट्रांजिट टाइम फॉर रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन
ठीक है, आप जानते हैं फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट मास इनटू द एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू द एक्सेलरेशन। और जो होगा इन टर्म्स ऑफ, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में देखोगे तो फोर्स जो होता है दैट इज द क्यू इनटू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्यू इनटू ई जो होता है दैट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन दो तरीके से हो रहा है, एक तो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो स्मॉल सिग्नल जो कि इंट्रैक्शन वोल्टेज, ठीक है, और एक तो रेफरेंस वोल्टेज। तो यहां से अगर मैं इसको बात करूं, अगर मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, ये ट्रेवल जो कर रहा है वो जेड एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, एक ही एक्सिस में। तो यहाँ से मैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन डिफरेंशिएशन d2z बाई dt स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। फिर Q हो गया चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ। तो वोल्टेज जो लग रहा है, दो वोल्टेज लग रहा है, एक तो डीसी वोल्टेज उसको रिपेल कर रहा है आगे जा करके, और जो रेफरेंस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है, ठीक है, वो उसको बोल रहा है कि पीछे जा। दोनों ही वोल्टेज लग रहे हैं, रिपेलर का ही वोल्टेज लग रहा है, और दोनों निगेटिव टर्मिनल। क्यू आर डिवाइड बाय द लेंथ बिटवीन द कैविटी एंड द रिपेलर वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो लेंथ है वो क्या है, स्पेसिंग बिटवीन दी जो आपका कैविटी है एंड द रिपेलर वोल्टेज, ये वाला। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, आगे डेरिवेशन में चलते हैं। तो यहां से आ गया, ये मास को हटा रहा हूं तो ये मास यहां पे आ गया। ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये जो है डिफरेंशिएशन, एक डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा तो dz बाई dt वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, और ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया तो इसका यूनिट भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो ये तो लेंथ वेंथ सब है। तो अब ये t, सीधी सी बात है, दोनों जगह इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t। ये रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये विद रिस्पेक्ट टू dt रिफ्लेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो एक dt कैंसिल हो जाएगा, dz बाई dt आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे t वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ द dt इज नथिंग बट द टाइम। तो यहाँ पे t आ गया प्लस द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, इंडेफिनेट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस सर। फिर ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, तो इसका यूनिट वेलोसिटी, इसका यूनिट वेलोसिटी एंड इसका यूनिट भी वेलोसिटी होगा। तो इस k को मैं क्या लिख रहा हूँ, इट इज नथिंग बट सम वेलोसिटी, तो v ऑफ t, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, सीधी सी बात है, ये टाइम डिपेंडेंट है। फिर बात करें, इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो है t को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मींस q v नॉट प्लस वी आर डिवाइड बाई ml, और ये हो जाएगा t स्क्वायर। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 2 आ गया। फिर vt का इंटीग्रेशन क्या होगा, v ऑफ t इंटू t, t मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देयर इज सम कांस्टेंट k डैश। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो सभी को? यस सर। इतना क्लियर होना चाहिए यार तुम, इसमें क्या बताऊं। इसको इंटीग्रेट करो t के, तो ये z हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे t के रिस्पेक्ट में dt के, तो यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू dt, तो यहाँ पे t dt को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, t कोएफिशिएंट जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और k डैश क्या है, इनडायरेक्टली वो एक डिस्टेंस है, जो भी कांस्टेंट आ रहा है वो एक डिस्टेंस।
तो यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा सा उसमें भी देखना पड़ेगा। चलो अब इस डेरिवेशन को हम लोग T1 और T2 के फॉर्म में देखते हैं कि कितना डेरिवेशन तो T1 और T2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो मान लीजिए T1 टाइम में एंट्री किया, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो T1 टाइम में एंट्री किया और T टाइम में एग्जिट कर दिया। T1 टाइम में एंट्री किया और T में एग्जिट कर दिया। या फिर उसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि इसी टाइम T पे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी टाइम T में एंट्री किया, तो भी एक टाइम है T, तो उसमें एंट्री किया और T1 टाइम में लीव कर गया, तो जो मेरी लिमिट का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? लिमिट कंसेप्ट आएगा। अब जो टाइम जो है वो डेफिनेट नहीं रहा, वो इंडेफिनेट नहीं रहा, वो डेफिनेट हो गया। T1 टाइम में क्या हो रहा है? लीव कर रहा है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट अगर हम लोग बात करें, जो वेलोसिटी ऑफ द डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो गया? आप टी, इसी को देखते हैं, टी जेड, दूसरा कलर लेता हूँ, टी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आया था? क्यू वी नॉट प्लस वी आर डिवाइड बाई 2 ml। अब ये टी जो है उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम दी डी टू जेड, रुको, डी टू जेड डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था आपका? क्यू एन टू दी वोल्टेज वी आर प्लस दी वी नॉट डिवाइड बाई दी डिस्टेंस दैट इज दी एल, यहाँ पे एम एक्स्ट्रा है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दी टाइम, वी नॉट प्लस वी आर डिवाइड बाई एम एल। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे dt का, तो अब जो मैं टाइम लगा रहा हूँ, तो दैट मीन्स दी t और t1। ठीक है, तो यहाँ जो आ गया ये इंटीग्रेशन अब डी जेड बाई डी टी में कन्वर्ट हो गया, इक्वल टू क्यू वी नॉट प्लस वी आर एम इंटू एल, और डी टी का डिफ्रेंशिएशन होगा टी, और जो और लिमिट लगाओगे तो ये टी माइनस टी वन हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट, लेकिन वो जो कांस्टेंट होगा वेलोसिटी होगा, यहाँ से जो वेलोसिटी हो गया v ऑफ t1। ठीक है, जो कि भी इनिशियल वेलोसिटी है v ऑफ t। तो यहाँ पे क्लियर है, v ऑफ t1 से एग्जिट कर रहा है। Yes, sir. फिर इसको आप लोग जब एक तो ये हो गया, फिर से दूसरा फिर से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से जेड आ गया क्यू वी नॉट प्लस वी आर डिवाइड बाई एम एल, इंटीग्रेट कीजिए टी माइनस टी वन को विथ रिस्पेक्ट टू, लिमिट होगा फ्रॉम द टी t1 टू टी, प्लस v ऑफ t को इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम t t1 से t, प्लस सम कांस्टेंट k1 या k डैश जो मैं लिखा था, गाढ़ा कलर से लिखते हैं थोड़ा। तो ये आपका था टी स्क्वायर, तो अब क्या आ जाएगा? टी माइनस टी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये क्यू वी नॉट प्लस वी आर डिवाइड बाई एम एल
टी माइनस टी1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 को यहाँ पे ले लेता हूँ। वी ऑफ टी को टी1 को इंटीग्रेट कर रहे हो तो प्लस आ जाएगा वी ऑफ टी1, वी ऑफ टी1, तो ये इंटीग्रेट किया तो टी आएगा, और टी की लिमिट जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा टी माइनस टी1 प्लस सम कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है वो एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि आप ये निकाल रहे हो जेड निकाल रहे हो, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। या फिर इस कांस्टेंट को के भी लिख दोगे तो मैं डी निकाल देता हूँ आपको। डी कैसे निकालोगे, आप टी की जगह क्या पुट कर दो, टी1 पुट कर दो। ठीक है? तो जब आप टी इज इक्वल टू टी1 पुट करोगे तो एट दैट टाइम वो कितना डिस्टेंस चल लिया रहेगा, एट दैट टाइम वो जेड इज इक्वल टू डी डिस्टेंस चल लिया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये जो कैविटी में लीव कर रहा है वो जो टाइम है वो टी1 टाइम से लीव किया, तो एट दैट टाइम वो टोटल डिस्टेंस कितना चल चुका है, डी डिस्टेंस चल चुका है। ठीक है, तो डी डिस्टेंस चल चुका है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, डी होगी। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू डी पुट करना। ठीक है, यहाँ पे टी1 पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो जेड, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। तो ओवरऑल जो है मेरा जो जेड की वैल्यू आ गई वो अब आ गई। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? क्यू की वैल्यू मैं माइनस ही पुट कर सकता हूँ अगर चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ तो। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। और इसी पॉइंट पे आपका v ऑफ टी1 वेलोसिटी के साथ लीव करेगा। तो इसमें भी जब आप टी1 अप्लाई, इसमें टी1 जब पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू v ऑफ टी1 आ जाता है इसी। ठीक, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन से हमारा जो फाइनल फिगर आ चुका है, दैट इज दी, किसी पॉइंट में हमको डिस्टेंस निकालना है उस इलेक्ट्रॉन का, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा इन दी रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। तो आप रिपेल करके आ रहे हो या फिर इन बिटवीन दी कैविटीज, ठीक है, या रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है या फिर जा रहा है, किसी पॉइंट में हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आज यहीं तक रखते हैं, आगे फर्दर डेरिवेशन देखेंगे, और इसका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन है तो उसमें एक स्लाइड चेंज होगा उसको देखेंगे, और जो भी टाइम होगा तो खास बात ये होगा कि वो वी आर पे भी डिपेंड करेगा और वी नॉट पे डिपेंड करेगा, जो कि पहले वी नॉट पे डिपेंड करता था, अब वी आर और वी नॉट दोनों पे डिपेंड। तो इस तरीके से हम लोग कैसे वो फ्रीक्वेंसी से डिपेंड कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी का माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करना है इस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।